Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 5th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको description box में provided है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज रेलवे बोर्ड एलिजेस सिंगलिंग इंटरफेरेंस सीक सीबीआई प्रोब। अब आप सभी को पता है यहाँ पे उड़ीसा में क्या हुआ है, 3 ट्रेन आपस में कोलाइड हो चुकी हैं और इसका जो मेन रूट कॉज क्या है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तक हमने देखा था जो पहला रीजन क्या दिया गया था कि ये जो ट्रेन्स कोलाइड हुई, कैसे यहाँ पे देखते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे 2 लाइन होती हैं आपकी, एक होती है मेन लाइन और दूसरी होती है लूप लाइन। तो हमने यहाँ पर देखा था कि जो एक ट्रेन थी, जो पैसेंजर ट्रेन थी, उसको यहाँ पे मेन लाइन पर आना था बट वो कहाँ चली जाती है, लूप लाइन में चली जाती है, जिसके कारण लूप लाइन में क्या होती है आपकी मालगाड़ी खड़ी होती है, जो गुड्स एंड सर्विस ट्रेन होती है वो यहाँ पर खड़ी होती है, जिसके कारण ये दोनों ट्रेन आपस में कोलाइड हो जाती है। और जो पैसेंजर ट्रेन होती है कोरोमंडल पैसेंजर ट्रेन, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तीसरी जो ट्रेन होती है आपकी यहाँ से बेंगलुरु से हावड़ा ट्रेन आती है और वो क्या हो जाती है, ऑलरेडी जो एक्सीडेंट होता है तो वो तो अपनी मेन लाइन पर ही होती है बट क्या होती है जिसके जो डिब्बे होते हैं तो मेन लाइन के ट्रैक पर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, जिसके कारण ये ट्रेन भी यहाँ पे क्या हो जाती है, कोलाइड हो जाती है। तो पहला रीजन तो अब तक ये बताया गया। दूसरा, यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेशन की गई है रेलवे के द्वारा। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमन एरर है वो भी इसे फाइंड आउट कर लिया गया है। ह्यूमन एरर इसमें क्या फाइंड आउट किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन्स को, वहां पर भी प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जो ट्रेन्स थे उनको सिग्नल नहीं मिला और ये पूरा इंसिडेंट यहाँ पर होता है। ओके, अभी ये जो पूरी रिपोर्ट है यहाँ पे जो सीबीआई के पास गई उस पर भी देखा जा रहा है कि जो एरर्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, आज हमें फिर से एक इंसिडेंट देखने को मिलता है कि गंगा जो रिवर है वहां पर बिहार में, वहां पर ब्रिज बनता हुआ, मतलब कि वो जो ब्रिज था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और वो ब्रिज क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे, फोटो भी देख सकते हैं। तो ब्रिज ओवर गंगा इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बीइंग बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1716 करोड़। तो ये जो ब्रिज है ये बहुत दिनों से बन रहा है। इसकी जो टाइमलाइन अगर हम देखें थे तो इसको 2014 में किया गया था, इसका सेटअप किया गया था कि 2019 में ये ब्रिज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट आज क्या आ गया, 2023 आ गया। इसका जो टाइम है उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। इसकी जो डेडलाइन थी वो कब थी, 2019 थी। ओके, फिर इसकी जो डेडलाइन थी उसको 2020 किया, उसके बाद 22 किया और स्टिल अभी ये जो ब्रिज था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। बट यहाँ पर देखते हैं ये जो ब्रिज होता है फॉल आउट हो जाता है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल होता है आपका यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है। कहाँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, और ये कहाँ बन रहा था आपका, ये 4 लेन ब्रिज था। आप 4 लेन ब्रिज मतलब आप देखेंगे इस पिक्चर में, देखिए ये जो ब्रिज है इस तरीके से कोलैप्स होता है। तो ये ब्रिज में 4 लेन थी, इस तरीके की जो होती है 4 लेन ये ब्रिज थी। तो ये ब्रिज आपका क्या होता है, यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन क्या दिया जा रहा है कि अभी हमने देखा उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट होता है। दूसरा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इसमें बात देखें तो इसमें किसी भी लोग, मतलब कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब लोगों को आना जाना यहाँ पर नहीं था, लोगों को आना जाना था, तो इसमें जान मान की हानि, मतलब कोई भी ऐसी बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है। ओके, सिर्फ यहाँ पे कुछ वर्कर्स ही थे जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे थे बट उन्हें भी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, हम यहाँ पे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैक्यूना कहाँ पर आ जाता है कि हमारे यहाँ क्वालिटी जो हम प्रोवाइड करनी चाहिए, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम बिल्डिंग्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आपकी ब्रिजेस होती हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, हम यहाँ पे रेलवे पूरा इंसिडेंट हुआ तो यहाँ पर सबसे बड़ा लैक्यूना कहाँ जाता है, क्वालिटी की। इसी के कारण क्या होता है, इंडिया कई बार मात खा जाता है क्वालिटी जो चेक होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे दूसरी फॉरेन कंट्रीज में जब हम प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा क्वालिटी के कारण क्या होता है, यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं। ओके, तो आई होप आपको अभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। इसमें क्या है, हिमाचल एंड पंजाब अपीयर्स सेट फॉर फेस ऑफ ओवर सनम पावर प्रोजेक्ट। तो अब शानन पावर प्रोजेक्ट है, ये क्या है आपका, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है। कब, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है, पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, ये किसके बीच में था, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में।
किसके बीच में? हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में। ये जो पावर प्रोजेक्ट था वो कहाँ एस्टैब्लिश था? आपका हिमाचल प्रदेश में था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बट पंजाब को इसको 99 ईयर्स की लीज पर प्रोवाइड किया गया था, मतलब कि 99 ईयर्स की लीज पर इसको प्रोवाइड किया गया था। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1925 में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 1925 में इस एग्रीमेंट को क्या किया गया था? साइन किया गया था बिटवीन पंजाब गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और यहाँ पर 99 ईयर्स के लिए ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था इसे किसे? पंजाब को लीज पर प्रोवाइड किया गया था। अब 2014 में क्या हो रहा है, इसका जो टाइम लाइन है, इसका जो पीरियड है इस प्रोजेक्ट का, उसे क्या किया जा रहा है, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश अब ये चाहता है कि हिमाचल प्रदेश वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर द स्टेट ऑन एक्सपायरी ऑफ द लीज पीरियड। तो यहाँ पर जो लीज पीरियड है वो एक्सपायर होने वाला है और हिमाचल प्रदेश अब ये चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके हाथ में आ जाए? हिमाचल प्रदेश के हाथ में आ जाए। और ऑन द अदर साइड आप देखेंगे कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो किसी भी मूड में नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके हाथ में चला जाए? हिमाचल प्रदेश के हाथ में चला जाए। अब देखते हैं इसमें फर्दर क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये कब हुआ था? 1925 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, जिसमें हिमाचल प्रदेश प्रोजेक्ट कहाँ है आपका, मतलब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश में है। बट इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इसका जो मेन यूज है ना, जिससे इसका जो हो रहा है वो कौन यूज कर रहा है? पंजाब यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज 56 फ्लैप शेल ब्लैक टर्टल डेड इन फायर इन प्राइवेट लैंड इन कासारगोंड। तो यहाँ पे क्या हुआ? केरल की बात है। केरल में एक छोटा सा 5 एकड़ का जो वेटलैंड होता है, ये मतलब कि आपका प्राइवेट वेटलैंड है जिसमें यहाँ पर खेती वगैरह की जाती, प्राइवेट लैंड है। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता? आग लगती है। आग लगने के कारण 56 जो ब्लैक टर्टल्स होते हैं, ब्लैक टर्टल्स क्या होते हैं इनके बारे में अभी देखते हैं। तो उनकी यहाँ पर क्या हो गई है? डेथ हो गई है। अब ब्लैक टर्टल यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपके इंडियन फ्लैप शेल्स टर्टल और दूसरे यहाँ पर होते हैं ब्लैक टर्टल्स। तो फ्लैप शेल्स टर्टल की बात करते हैं तो देखिए, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल इज अ फ्रेश वाटर स्पीशीज ऑफ टर्टल एंड इज फाउंड इन मैनी स्टेट। ये क्या है? आपके फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं, आपको पहले याद रखना है। जो आपके कुछ टर्टल्स होते हैं, हमने ऑलिव रिडले टर्टल्स की बात करी थी, यहाँ पे वेरियस टाइप के टर्टल्स होते हैं। तो ये जो हम बात करें किसकी? इंडियन फ्लैपशेल टर्टल की, तो ये फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं। फ्लैपशेल टर्टल इनका जो नाम होते हैं प्रेजेंस ऑफ फेमरल फ्लैप लोकेटेड इन प्लास्टोन। तो यहाँ पे इनका नाम फ्लैपशेल क्यों है? तो आप इनकी बॉडी देख सकते हैं, तो इस तरीके की इनकी स्पॉटेड थोड़ी बॉडी होती है, इसलिए इनका नाम क्या है? फ्लैपशेल है। इनका साइंटिफिक नेम आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, ये जो स्पीशीज आपकी न्यूज में आती हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, ऐसा नोट प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप अलग से जितनी भी पर्टिकुलर जो स्पीशीज आती हैं, इसको पहले तो आप इन्वायरमेंट से लिंक करिए, और इन्वायरमेंट वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें जितने भी स्पीशीज आती हैं उनके जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं, आपने इस साल का पेपर देखा होगा, उसमें ज्यादातर हमसे क्या पूछा गया था? मेनली जो साइंस के क्वेश्चन थे उसमें साइंटिफिक जो नेम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया था, उनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जितने भी न्यूज में आपकी स्पीशीज आती हैं, तो उनका आप क्या कर सकते हैं? एक अलग से जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है? लिजमिस पंक्टेटा। ओके, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपके पाकिस्तान में, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडस एंड गंगा ड्रेनेज, जो आपका इंडस और गंगा ड्रेनेज है, म्यांमार, इरावडी एंड साल्वीन रिवर में ये पाए जाते हैं। ये कहाँ रहते हैं? दे लिव इन अ शैलो क्वाइट ऑफ एंड स्टेगनेंट वाटर ऑफ रिवर। ये जो स्टेगनेंट वाटर होता है, आपका रुका हुआ पानी होता है, स्ट्रीम्स होते हैं, जो मार्शी लैंड होते हैं, लेक्स होते हैं, इरिगेशन कैनाल्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, वहां पर मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, शैलो थोड़ा कम पानी होता है, वहां पर ये हमें पाए जाते हैं। ये आपकी वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। इनको थ्रेट क्या क्या है? ठीक है, तो टर्टल्स आर स्मगल्ड एंड किल्ड फॉर देयर सपोज्ड एर्थोडाइसिकल प्रॉपर्टी, लाइफ स्टॉक फीड, टू मेक लेदर फ्रॉम देयर स्किन, टू मेक पोशन फॉर देयर ब्लड एंड यूज एज अ फिशिंग बेट। तो इसका किस लिए यूज किया जाता है? इसकी बहुत ज्यादा स्मगलिंग की जाती है, और इसकी यहाँ पे जो इनकी जो स्किन्स होती हैं उससे यहाँ पर लेदर बनाया जाता है, और इनका जो ब्लड्स होता है उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, इनका जो मीट होता है उसके मेडिसिन पर्पस के लिए भी क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसलिए इन टर्टल्स की बहुत ज्यादा क्या होती है? स्मगलिंग होती है। ब्लैक टर्टल्स की बात करते हैं, आप ब्लैक टर्टल्स की ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है ब्लैक टर्टल। ओके, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निल्सोनिया निग्रिकेंस। ओके, ये इनका फीचर क्या है? दे लुक ऑलमोस्ट सेम एज द इंडियन पिकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल,
विच इज क्लासिफाइड एज अ इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो ये आपकी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। ये भी फ्रेश वाटर स्पीशीज है। देयर आर 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल टोटोइज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 29 जो स्पीशीज हैं, फ्रेश वाटर स्पीशीज है, वो पाई जाती है। इसमें से वन ऑफ देम क्या है, आपका ब्लैक टर्टल भी है। ओके, दे फाउंड कहाँ कहाँ, पॉन्ड्स ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। Its distribution range also include the Brahmaputra river and its tributaries। तो यहाँ पर ये इंडिया बांग्लादेश में मेनली पाए जाते हैं। थ्रेड्स क्या है इसका, इनका भी जो कंजप्शन होता है, इनका जो मीट होता है, एग्स होता है, बहुत ज़्यादा इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इनके स्लिट माइनिंग में, इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड एंड चेंजिंग इन फ्लडिंग पैटर्न में इनको क्या है, जैसे कि फ्लड पैटर्न जो चेंज होता है उसके कारण जो वेटलैंड्स का इंक्रोचमेंट हो रहा है, वेटलैंड्स यहाँ पे जो कम हो रहे हैं, जिसके कारण इनको क्या है, थ्रेट हो रहा है। इनका जो हैबिटाट है, हैबिटाट लॉस के कारण क्या हो रहा है, इनको यहाँ पर थ्रेट हो रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। व्हाट आर ब्लैक टर्टल। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन में आप आएंगे। यहाँ पे पहला आर्टिकल आपका क्या है, सिटीजन एक्टिविज्म दैट इज मिसिंग फ्रॉम द रेसलिंग रिंग। अब आप सभी को पता है कि लास्ट के जो 4 मंथ्स है, आप वहां पर देख रहे हैं जो रेसलर्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं, किस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में, जो फेडरेशन चीफ है उनके और एक पॉलिटिशियन है उनके अगेंस्ट में कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज है उसका मिसयूज कर रहे हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी उनके ऊपर क्या है, एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेसलर्स है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट इस प्रोटेस्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सिटीजन एक्टिविज्म होता है, हमने बहुत सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखे हैं। आपका यहाँ पर कौन सा केस आता है, निर्भया केस आता है, ठीक है। तो निर्भया केस आता है, यहाँ पे वेरियस हम केसेस देखते हैं जो अन्ना आंदोलन होता है। तो यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो लोकल सिटीजन्स हैं बहुत ज़्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। बट रेसलिंग रिंग में अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जो सिटीजन्स का एक एक्टिविज्म होना चाहिए वो क्या है, इसमें मिसिंग है। तो देखिए इस आर्टिकल में बस हमारे लिए अभी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही मेन पॉइंट था कि कोई भी केसेस हो, अभी ये चार्जेस कितने सही हमें ये पता नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज मतलब 4 मंथ हो चुके हैं ये कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा है, बट यहाँ पर जो सिटीजन्स का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए रेसलर्स को, वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके ना, ये आर्टिकल आप देखेंगे, द दिल्ली ऑर्डिनेंस इज इन अनबायस्ड पावर ग्रैब। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दिल्ली गवर्नमेंट, आप सभी को पता वहाँ पे क्या आया है, ऑर्डिनेंस आया है, ठीक है। हमने इस आर्टिकल को कई बार डिस्कस किया। अगर आपने इस आर्टिकल को नहीं देखा तो आप पिछले जो वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हैं। वहां पर हमने दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 2, हमने यहाँ पे किसकी बात करी थी, आर्टिकल 239 ए, इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया था कि आर्टिकल 239 ए क्या है। ये यहाँ पे दिल्ली को एक स्पेशल प्रोविजन, एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है यहाँ पे यूटी का होने का, ठीक है। और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है जिसपे वो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, कौन कौन सा आप देखते हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। ये 3 इश्यूज पर कोई भी है तो जो एलजी होते हैं वो मतलब इन 3 मैटर्स पर एलजी का डिस्क्रिशन होता है कि वो इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट करना, इनका जो ट्रांसफर है, ये सारी चीजें करना, ये किसका काम होना चाहिए, ये सीएम का काम होना चाहिए। बट यहाँ पर किसका जुरिडिक्शन हमें देखने को मिल रहा था, इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा था, एलजी का देखने को मिल रहा था। ये पूरा केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर क्या किया था कि हाँ, उन्होंने भी ये कहा कि एलजी के पास ये जो 3 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पर उनके पास डिस्क्रिशन है, बाकी अगर उन्हें कोई भी काम करना है तो वो किसकी एड और एडवाइस पर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर करेंगे। ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एक ऑर्डिनेंस लेकर आ जाती है। क्या लेकर आती है, ऑर्डिनेंस लेकर आती है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो मतलब कि ऑर्डिनेंस में उन्होंने ये कहा कि हम एक कमिटी बनाएंगे। उस कमिटी में कौन होंगे, आपके सीएम होंगे और 2 अदर आपके सेक्रेटरी मेंबर्स होंगे। और वो जो सेक्रेटरी मेंबर्स होंगे, जो 2 अदर मेंबर्स हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, एलजी के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ये अपॉइंटमेंट की सिविल सर्विस के ऊपर जो पावर है वो किसके पास चली जाती है, एलजी के पास चली जा रही है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पावर को ग्रैब किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रीपिंग चेंजेस। इसमें किसकी बात की जा रही है, ज्ञानवापी मॉस्क की। अभी ज्ञानवापी मॉस्क कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है, पहले आप मैप देखेंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ है आपका, ये आपका है काशी विश्वनाथ टेम्पल है वाराणसी में। ओके, और ये पूरा आपका ये टेम्पल हो गया। आप इसे अच्छे से देखिए, ये मैप में आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। ये आपका टेम्पल हुआ, ये यहाँ से टेम्पल, ठीक है। उसी के साइड में आप देखेंगे ज्ञानवापी मॉस्क है,
ये आपका पूरा जो मस्जिद है तो ज्ञानवापी मॉस्क उसके साइड में ही लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, यहाँ पर जो आपके शिव जी के ज्योतिर्लिंग है ना, शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है उसका कुछ पार्ट जो है ये ज्ञानवापी जो टेम्पल है, ज्ञानवापी जो टेम्पल है, तो इसका यहाँ पे जो वजू एरिया है, वजू एरिया क्या होता है, जहाँ पे जो आप मॉस्क में जाएंगे तो जो मुस्लिम्स होते हैं वहां पर प्रेयर करने से पहले, प्रेयर ऑफर करने से पहले वो क्या करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं। तो एक पूरा वाटर वाला पार्ट होता है जहाँ पर वो अपने हाथ पैर धुलते हैं, अपने आप को पूरा क्लीन करते हैं, उसे वजू एरिया कहते हैं। तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है, मतलब की ज्योतिर्लिंग होती है, उसका कुछ पार्ट्स वहां पर भी है, तो उन्हें अलाउ किया जाए कि वो क्या करें, यहाँ पर पूजा पाठ जो है वहां पर, मतलब कि हिंदूज को यहाँ पे अलाउ किया जाए कि वो यहाँ पर जाकर क्या कर सके, उसका वहां पर पूजा पाठ कर सके। ये सारी चीजें यहाँ पर, मतलब ये पूरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चल रहा था। इवन ये भी कहा जा रहा था कि आप ये देखेंगे कि ये आपका क्या है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है और ये आपका यहाँ पर क्या है, ज्ञानवापी मॉस्क है। तो इसे ये कहा जा रहा था कि ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है ना, इसे क्या किया जाए, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो पूरा एरिया है ना, धाम है, इसमें इंक्लूड किया जाए। ओके, इसको यहाँ से एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है कि ये हटा दिया जाए। अभी पूरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर चल रहा था और इसी के चलते यहाँ पर हम देख रहे थे वेरियस जो हम हिंदू पिटिशनर्स थे उन्होंने भी क्या करा था, पिटीशन फाइल की थी। उसके बाद जो हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटीज ने भी यहाँ पर क्या किया, जो पिटीशन है उसे फाइल किया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, फिर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जो 5 विमेन्स है, 5 हिंदू विमेन्स ने क्या किया, मतलब जो हाई कोर्ट, मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वहां पर पिटीशन फाइल करी। उन्होंने पिटीशन ये फाइल करी कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है वाराणसी में, वहां पे जो हिंदू जो डीटीज है उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए और हमें यहाँ पर अलाउ करना चाहिए कि हम क्या कर सके, वहां जाकर एक तरीके से क्या कर सके, पूजा पाठ कर सके। ये पूरा मतलब इशू आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, वाराणसी की जो सबऑर्डिनेट जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, ये पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये पिटीशन यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाती है। बट आपके यहाँ क्या है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ एक स्पेशल एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। यहाँ पर ये एक्ट क्या कहता है कि 1947 से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं, उनको जो स्टेटस प्रोवाइड किया गया है कि अगर ये पर्टिकुलर चीज क्या है आपकी टेम्पल है और ये पर्टिकुलर चीज क्या है आपकी मॉस्क है, तो उनका जो स्टेटस होगा वहां पर चेंज नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन इसमें चल रहा है, आपका जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद है ना, इस पे जो केस चल रहा था, क्योंकि ये केस बहुत पुराना केस है, आपका 1947 से पहले का ये केस चल रहा है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। तो सिर्फ इस केस को छोड़कर यहाँ पर अब इसके बाद से भी जितनी भी चीजें हैं, कोई भी टेम्पल हो, कोई बहुत सारी चीजें हैं, तो उनका जो स्टेटस उन्हें प्रोवाइड किया है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इन्हें यहाँ पे डिमोलिश नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा हमारा एक्ट आता है। तो इसी एक्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करते हैं, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, ये कमेटी है, उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या करी, पिटीशन फाइल करी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये जो एक्ट है इसका क्या कर रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोअर कोर्ट ने ये जो पिटीशन 5 वुमेन्स ने यहाँ पे फाइल करी थी कि हमें यहाँ पर क्या किया जाए, जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहां पे जो हिंदू डेटीज है उनकी मतलब कि पूजा पाठ करने का हमें राइट दिया जाए, हम वहां पर अंदर एंटर कर सकें। तो ये एक्सेप्ट कर लिया था। और हमें यहाँ पर पता है कि आप सभी को पता होगा कि वहां पर ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो पूरा केस है वो कहाँ जाता है, आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ, मतलब कि हाई कोर्ट में जाता है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है। क्योंकि इस तरीके के जो केसेस आते हैं वो कई बार क्या कर देते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें कहीं डिसीजन इधर उधर ना हो जाए, इसलिए इस कोर्ट को जो इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसको हायर कोर्ट्स में क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे सुप्रीम हाई कोर्ट में ये पूरा केस जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हम करेंगे। तो ये हाई कोर्ट में जाता है और यहाँ पे हाई कोर्ट में क्या होता है, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, जो लोअर केस था, मतलब कि आपका जो लोअर कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट का यहाँ पे जो उन्होंने ये पिटीशन को एक्सेप्ट किया था उसको यहाँ पे मेंटेन करके उसकी जो डिग्निटी थी उसको अपहोल्ड करके रखा। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि, मतलब ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ पर आर्कोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, पता किया जाएगा कि यहाँ पे सच में कुछ ऐसी चीजें हैं या नहीं है, तो उसे भी क्या करके रखा है, अपहोल्ड करके रखा है। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे, अभी एक तरीके से हम देखते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट पूरा, ये जो फेवर आया है, जो मतलब केस का डिसीजन आया वो किसके फेवर में, आपके हिंदूज के यहाँ पर फेवर में आता। तो यहाँ पर देखेंगे
The planned trips have claimed that Hindu deities were being worshipped at the mosque predicted before and after 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद में जो हिंदू डेटीज हैं, मतलब जो हिंदू यहाँ पे डेटीज हैं, उनके जो भगवान एक तरीके से, तो यहाँ पर मॉस्क में 1947 से पहले और 1947 के बाद भी जो लोग हैं जाकर उनकी पूजा करते थे। बट जब से यहाँ पर राम मंदिर का केस थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइक पर जाता है, बाबरी मस्जिद का जो केस है वो थोड़ा यहाँ पर हाइक पर जाता है, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पर से सस्पेंड कर दिया गया था। जब ये मोमेंट यहाँ पर अयोध्या वाला जो आपका केस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, तब से यहाँ पे ये जो लोगों का आना जाना था उसे यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था कि कहीं पर और ज्यादा इश्यूज यहाँ पर ना हो। ओके, द कोर्ट हैज रिजेक्टेड द ऑब्जेक्शन दैट द सूट ऑफ इंस्टेड क्लेवर ड्राफ्टिंग टू कवर अप द अटेम्प्ट टू चेंज द मॉस्क स्टेटस। अब यहाँ पर जो कोर्ट है उन्होंने क्या भी रिजेक्ट कर दिया कि जो मॉस्क आपका जो मस्जिद है उसका जो स्टेटस है कि उसे मस्जिद ना रखा जाए, उसे यहाँ पे क्या कर दिया एक तरीके से यहाँ पर जो उसको मॉस्क का जो अटेम्प्ट है उसे कवर अप करने का स्टैंड था उसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हाउएवर इट शुड नॉट नोटेड दैट द plaintiffs also questioned whether the mosque was built on vacant property and asserted that property vested in deity would remain the deity even if the structure was destroyed। तो उन्होंने ये कहा कि अगर उस मॉस्क के अंदर कोई भी भगवान है, कोई भी मतलब आपके हिंदू जो आपके शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की बात की जा रही है, अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप चाहे मॉस्क का स्ट्रक्चर चेंज कर दे, कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज कर दे, बट जो डीटी वहां पर है वो वहां पर रहेंगे ही। ओके, तो कस्टमरी राइट ऑफ वर्शिप इज अलाउड टू लीड द इंक्रीमेंटल और क्रीपिंग चेंजेस इन द मॉस्क स्टेटस। तो यहाँ पर जो कस्टमरी राइट्स हैं वो कुछ भी यहाँ पर जो क्रीपिंग मॉस्क का जो आप स्टेटस चेंजेस करने की बात कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर अलाउ नहीं करता है। अब यहाँ पर हम एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कब आता है? इट डिस्क्राइब एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर और एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th day of August 1947 and for matter connected therewith or incidental threats। तो यहाँ पर 1947 के बाद से 15 अगस्त 1947 के बाद से जो चीजें वर्शिप प्लेसेस की एग्जिस्ट हैं, अगर यहाँ पर मॉस्क है तो ये मॉस्क रहेगा, यहाँ पर टेम्पल है तो ये आपका टेम्पल रहेगा, यहाँ पर अगर आपका चर्च है तो वो चर्च रहेगा। तो जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं वो वैसे ही रहेंगी। ओके, ये एक्ट 1991 में पार्लियामेंट में पास होता है। ओके, इसमें कुछ प्रोविजंस है, इसमें सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 क्लॉज 1। अब ये पूरे सेक्शन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये क्या बोलता है? सेक्शन 3 यहाँ पर क्या बोलता है? इट बार द कन्वर्जन, मतलब यहाँ पर जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस पर यहाँ पर रोक लगाता है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 क्या आता है? डिक्लेयर दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम। तो यहाँ पर किसी भी प्लेस का जो रिलीजियस कैरेक्टर है कि अगर ये मॉस्क है, यहाँ पर मुस्लिम यहाँ पे जाते हैं पूजा करने, अपनी पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने, तो उनका जो ये स्टेटस है, कैरेक्टर है, वो वैसा ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ एक्सेप्शन आपका क्या जाता है? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो आपका केस है ना, तो सेक्शन 5 के अंदर इसको सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो केस है बहुत पुराना, आपका 1958 से केस चल रहा है, तो यहाँ पर ये केस बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी। ये सिर्फ एक्सेप्शन में आता है। दूसरा यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आपका? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप दैट इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कोलॉजिकल साइट और इट कवर्ड बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1958। अगर कोई भी ऐसा प्लेस है, ऐसा वर्शिप का प्लेस है जो एंशिएंट है, बहुत ज्यादा पुराना है, और वहाँ पे कुछ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं, और वो प्लेसेस जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर आते हैं, तो वहां पर भी क्या है, हम यहाँ पर जाकर मतलब उस चीज को यहाँ पे एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया कि वहां पर हम कुछ चेंजेस जाकर सर्वे कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी चीजें नहीं होंगी। तो आई होप आपको ये जो एक्ट है वो पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज स्पेयर द रोड एंड चेंज द लॉ। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? लॉ को चेंज करने की बात की जा रही है। कई बार हम डॉक्टर्स की बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने यहाँ पे एक इशू नोटिस इशू किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो डॉक्टर्स होते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं, है ना, आपके जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं इसका यहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं, उसको ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं इन कंपैरिजन टू जेनेरिक यहाँ पे मेडिसिन। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है व्हाट इज जेनेरिक मेडिसिन एंड ब्रांडेड जो आपके ड्रग्स होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो सबसे पहले हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि जेनरिक आपके यहाँ पे क्या होती हैं और जो इनोवेटर ड्रग्स क्या होते हैं। तो देखिए दोनों ड्रग्स क्या होते हैं, एक तरीके से सेम ही होते हैं। इनोवेटर ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन है या फिर स्पेसिफिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर जो आपके ड्रग्स होते हैं
तो फर्स्ट ड्रग क्रिएटेड कंटेनिंग इट्स स्पेसिफिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स टू रिसीव अप्रूवल फॉर द यूज। यहाँ पर क्या होता है, जो भी एक्टिव स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कंटेन करके हम क्या करते हैं, ड्रग बनाते हैं और उसको हम यूज के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। और इसको यहाँ पे हमें पेटेंट राइट भी मिलता है। मतलब मैंने कोई एक ऐसा ड्रग बनाया जिसका यहाँ पे इफेक्टिव यूज भी हो रहा है और मैंने उसका क्या कर लिया, पेटेंट राइट भी ले लिया। जो आपका पेटेंट राइट होता है कितने ईयर्स के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 20 ईयर्स जो अदर लोग हैं, मतलब उसका जो मेडिसिन का पूरा फॉर्मूला होता है, जो ड्रग का पूरा फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो अदर पीपल्स को, अदर कंपनीज को भी क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इनोवेटर ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, जो कंपनीज के पास ये पेटेंट राइट होता है वो यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। जेनेरिक ड्रग की बात करते हैं तो इसमें भी जो आपके इनोवेटर ड्रग्स होते हैं उनका जो इंग्रेडिएंट होता है सेम होता है जेनेरिक ड्रग्स में भी। ठीक है, आपका जो इनोवेटर ड्रग होता है और जेनेरिक ड्रग होता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट इसमें क्या होता है, कई बार उसको जो ड्रग होता है उसका कलर चेंज कर दिया जाता है और उसका जो उसका फ्रेग्रेंस है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दोनों का जो डोज होता है वो सेम होता है, उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी हमें सेम देखने को मिलता है और उन्हें कैसे लेना है, हाउ टू टेक, वो भी क्या होता है, हमें सेम देखने को मिलता है। तो ये हमने सिमिलैरिटीज़ की बात कर ली किसके बीच में, जेनेरिक और इनोवेटर ड्रग्स के बीच में। बट यहाँ पर आज जेनेटिक ड्रग्स आर सेफ देन इनोवेटर ड्रग्स। अब इनोवेटर ड्रग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इनोवेटर ड्रग्स यहाँ पे जो 20 इयर्स का उनको पेटेंट राइट मिलता है, अगर उसमें कोई भी लैक्यूना आता है, कोई भी चीज मतलब कि कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस केस पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं इनके अगेंस्ट में। बट जेनेरिक ड्रग क्या हो जाता है, वो जेनेरिक हो चुका है, जनरली आपको कहीं भी मिल जाएगा। जेनेरिक को आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो चीज जो है, आपको पैरासीटामोल, आप बात करते हैं पैरासीटामोल की, तो आपको कहीं भी मिल जाता है। बट यहाँ पर अगर हम अदर ड्रग्स की बात करते हैं तो वो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ओके, और उनका जो प्राइस भी होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। और जब वो पेटेंट राइट खत्म हो जाता है और वो जब मार्केट में हर कंपनी क्या करने लगती है, उसको बनाने लगती है, तो उसका जो प्राइस होता है वो भी कैसा हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है जेनरिक ड्रग्स का। इसलिए डॉक्टर्स क्या प्रेफर करते हैं कि वो क्या करें, जो इनोवेटर ड्रग्स हैं यहाँ पर उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जेनरिक ड्रग की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरियस स्टैग्नेंट एवोल्यूशन जो है उसको यहाँ पे इम्पोज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जेनरिक ड्रग्स से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं। क्या मिथ्स हैं कि सम मिथ दैट आर ऑफन एसोसिएटेड विद ड्रग्स आर जेनेरिक ड्रग्स आर नॉट सेफ एज इनोवेटर्स। तो यहाँ पे ये कहा जाता है जो आपके जेनेरिक ड्रग्स होते हैं, जो इनोवेटर ड्रग्स की तरह ही इफेक्टिव इतने ज़्यादा नहीं होते हैं और इतने ज़्यादा सेफ भी नहीं होते हैं, और अगर हम ज़्यादा टाइम तक इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई कुछ जो कलर्स को चेंज किया जाता है, उसका जो फ्लेवर होता है उसको चेंज करने के लिए इसमें डिफरेंट थिंग्स को मिक्स किया जाता है, जिसके जो साइड इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। अब ये आर्टिकल में बात करते हैं, इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि कई बार हमने डॉक्टर्स को ये प्रिस्क्राइब किया है कि वो जेनरिक जो मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करें, बट इंस्टेड ऑफ जेनरिक मेडिसिन डॉक्टर्स यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उसको यहाँ पर क्या करें, प्रिस्क्राइब करें। अब ऐसा कहा जाता है कि शायद यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है उनके साथ मिले हुए होते हैं और इस कारण वो क्या करते हैं, उनको भी उसमें कुछ उसके शेयर्स होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यादातर उस कंपनी के और पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके ड्रग्स यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ यही चीज नहीं है, इसके कुछ दूसरे रीजंस भी बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी क्वालिटी पर यहाँ पर क्या होती है, चीजें यहाँ पर हमें इंश्योर नहीं होती कि ये जो जेनरिक ड्रग है ये क्या इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए, डायरेक्टरेट शुड कंडक्ट अ सर्वे अमंग गवर्नमेंट डॉक्टर आस्किंग देम टू एक्सप्लेन देयर रिलेक्टेंस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें सर्वे कंडक्ट करवाना चाहिए और उसमें ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि मतलब वो जेनरिक ड्रग के प्लेस पर जो इनोवेटर ड्रग्स हैं, ब्रांडेड ड्रग्स हैं, उसका यहाँ पर क्यों प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा कर रहे हैं, क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसे। ओके, यहाँ पे सिंपली ये भी कहा जाता है कि जो जेनरिक ड्रग इंडिया मार्केट में मिलती है उसकी क्वालिटी पर ट्रस्ट नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उसको यहाँ पर ज्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू जेनरिक ड्रग। अब हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है कि हमें एक इन्वायरमेंट, जो ट्रस्ट ऑफ इन्वायरमेंट होता है उसे क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे कि यूएस में क्या होता है, कोई भी जो ड्रग्स होता है उसको यहाँ पर 1997 से बात कर रहे हैं कि जितने भी जेनरिक ड्रग्स होते हैं उसे यहाँ पे ह्यूमन जो वॉलंटियर्स होते हैं उस पर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबल।
मतलब जितने भी आपके देखिए अभी इंडिया में क्या होता है, जो जेनरिक ड्रग्स का बनाते हैं तो उसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और यूएस में क्या किया जाता है, जो जितने भी जेनरिक ड्रग्स होते हैं उसे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के ऊपर पहले क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, जिसे हम बायो अवेलेबल कहते हैं। जिससे यहाँ पे ये पता चलता है कि जो ड्रग है हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो कितना डिजोल्व होता है, और इसके यहाँ पर क्या क्या मतलब कि इसकी कोटिंग कितनी है, कितनी चीज़ों को ये बाइंड करता है, ये सारी चीज़ों हमें पता चलती कि उस ड्रग की कितनी अवेलेबिलिटी है। बट इंडिया में क्या होता है, ऐसी चीज़ें नहीं है, आपका जो बायो अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जो डॉक्टर्स होते हैं किसे प्रेफर करते हैं, जो इनोवेटर ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उसे यहाँ पर प्रिस्क्राइब ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए ये आर्टिकल इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आप देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द कवच सिस्टम। अब यहाँ पर आप किसकी बात हो रही, कवच सिस्टम की। अब ये कवच सिस्टम कहाँ से न्यूज में आता है, आपका जो ओडिशा में इंसिडेंस हुआ है, ठीक है, ओडिशा में जो सारी चीजें हुई हैं तो वहां से आपका क्या आता है, कवच सिस्टम। अब कवच सिस्टम क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि 288 जो पीपल पैसेंजर्स हैं उसकी यहाँ पे जान जा चुकी है। अभी 1000 से ज्यादा लोग भी यहाँ पर क्या है, इंजर्ड हैं। तो कवच क्या है, इसकी बात करते हैं। तो कवच इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। तो ये क्या है, इंडिजीनियसली इंडिया में से क्या किया गया है, इसे डेवलप किया गया है। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है। ये क्या है, आपका ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या किया जाए, जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं तो वहां पे सेंसर का लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि कोई ट्रेन यहाँ पर आपस में, जैसे कि सिग्नल को यहाँ पर रेड सिग्नल था, ठीक है, और ट्रेन ने रेड सिग्नल यहाँ पर नहीं देखा, जो ड्राइवर है किसी ने भी यहाँ पे रेड सिग्नल नहीं देखा, और आपस में जो दो ट्रेन है वो एक साथ यहाँ पे फेस ऑफ करने वाली थे। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंसर लगाया जाएगा, रेडियो एक्टिव सेंसर लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ऑटोमेटिक जो ट्रेन है, ट्रेन का जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब जो सेंसर है, सेंसर के थ्रू यहाँ पे पता चल जाएगा कि आगे क्या आने वाला है, यहाँ पे डेंजर है, जिसके कारण ट्रेन में ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या लग जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। अभी ये जो कवच सिस्टम है इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। आपको यहाँ पे देखना है कि कवच सिस्टम अभी इसकी टेस्टिंग वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं, बट इसे यहाँ पर क्या किया गया है, इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसे इंडियन इंडस्ट्री ने कोलैबोरेट करके इसे डिजाइन किया है। यहाँ पर देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड्स में सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 है। और इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो कवर सिस्टम है इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ पे 1000 ईयर्स में, मतलब हजारों सालों में सिर्फ एक केस देखने को मिल सकता है अगर कवच सिस्टम इंडिया में आ जाता है तो, मतलब अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है पूरा कवच सिस्टम, तो यहाँ पर हमारे जो रेलवे में जो इंसिडेंट्स होते हैं, इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो हमें उसमें कमी देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे भी वर्किंग की बात करते हैं तो कवच सिस्टम की स्ट्रेटेजी यहाँ पे कहाँ कहाँ डिप्लॉय, फोकस किस पर हो रहा है कि हमें पहले जो डेंसिटी रूटेड एरिया है, कौन कौन से जो हाईली डेंस यहाँ पर रूटेड आपके दिल्ली, जैसे कि दिल्ली मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हावड़ा सेक्शन हो गया, तो पहले उन्हें यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो चांसेस हैं, जो कहाँ आपके ज्यादा एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं, कि वो ट्रेन स्टेशन जो जहां पर आपके एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, ओके, तो जहां पे पैसेंजर हाई डेंसिटी रूट्स हैं वहां पर प्रायोरिटी उन्हें रखी जाएगी। उसके बाद अल्टीमेटली हमारी जो प्रायोरिटी है कि हमें जितने भी रेलवे स्टेशन है, जितने भी ट्रेन स्टेशन है, वहां पर हमें क्या करना है, इसे इक्विप करना है। ओके, तो आई होप आपको कवच सिस्टम क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई डज नॉर्थ कोरिया वांट स्पाई सैटेलाइट। अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, स्पाई सैटेलाइट यहाँ पर बना रहा है। उससे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक नॉर्थ कोरिया मिलिट्री रिकन्सनेंस सैटेलाइट मलिंगिया वॉज लॉन्च थ्रू अ न्यू टाइप ऑफ रॉकेट नेम कोलिमा। तो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया होता है, आपको यहाँ पे सैटेलाइट्स बनाता ही रहता है, आप सभी को पता है। और इससे पहले हमने यहाँ पर देखा था एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी क्या कर रहा है, इनका जो टारगेट है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसे सक्सेसफुली इसको ऑर्बिट भी कर दिया। इनकी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी इसको सक्सेसफुली ऑर्बिट भी कर चुका है। अभी यहाँ पे इसके फर्दर अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो जो इसके 3 अटेम्प्ट्स है अब तक वो फेल हो चुके हैं। फर्दर हम देखते हैं सारी चीजें क्या होती हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि आप घर बैठे, जैसे कि आप ये नॉर्थ कोरिया हैं, तो नॉर्थ कोरिया में बैठे बैठे ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साउथ कोरिया जो है आपका, वहां पर मिसाइल बैठे बैठे ही आप एक तरीके से ऐसा कर सकते हैं, मिसाइल यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, उस पर अटैक कर सकते हैं। आप जापान में कर सकते हैं, आप यूएस में कर सकते हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल का मतलब यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट में बैठे बैठे हम यहाँ पर क्या, कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट में बैठकर, एशिया में है आप, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो अमेरिका यूएस है वहां पर आप मिसाइल को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं।
तो नॉर्थ कोरिया आपका कहाँ पर आ जाता है, आप ये वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो ये आपका चाइना है। ओके, चाइना के यहाँ पर साइड में ही ये आपका नॉर्थ कोरिया है और इसके साइड में ये आपका साउथ कोरिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये चाइना की बॉर्डर लगती है और यहाँ से रशिया की थोड़ी सी बॉर्डर लगती है, ये आपका नॉर्थ कोरिया आ जाता है और यहाँ पर क्या आपका साउथ कोरिया आ जाता है और ये आपका क्या है येलो सी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज नेटो चीफ अर्जेस टर्की नॉट टू वेटो स्वीडन बिड। अब ये स्वीडन यहाँ पे क्या करना चाहता है, नेटो को ज्वाइन करने चाहता है, इसलिए यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मतलब जो कुछ कंट्रीज हैं क्या कर सकती हैं यहाँ पे अपनी वीटो लगा सकती हैं कि जो स्वीडन है यहाँ पे नेटो को ज्वाइन ना करें। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टर्की को यहाँ पे कहा कर नेटो चीफ अर्जेस, जो नेटो के जो चीफ है उन्होंने टर्की से क्या किया है, अर्ज किया है कि जो स्वीडन यहाँ पर क्या करना चाहता है, नेटो को ज्वाइन करना चाहता है, तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे कोई भी वीटो ना लगाए। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, नेटो का जो मेंबरशिप है, नेटो एक तरीके से अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा कंट्री क्या करना चाह रही है आज के टाइम पर, नेटो को ज्वाइन करना चाह रही है। इसका मेन रीजन क्या है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, रशिया यूक्रेन वॉर। सभी को यहाँ पे क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी यहाँ पर मतलब नेटो में क्या होता है आपका कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जैसे कि नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, तो अगर आप नेटो के मेंबर्स हैं और अगर आपके किसी एक मेंबर पर भी क्या होता है, अटैक होता है, तो इट मींस आपने यहाँ पर पूरे नेटो में जितने भी मेंबर्स हैं सबके ऊपर अटैक किया है और सब साथ मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है, इसी के चलते हम क्या देख रहे हैं, जो हमने अभी देखा था फिनलैंड ने क्या किया, नेटो को ज्वाइन किया। अब स्वीडन भी यहाँ पे क्या करना चाहता है, नेटो को ज्वाइन करना चाहता है। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।